वेक्टर अलजेब्रा के लिए एक रिवाइजरी टर्न आपका और रहेंगे, और इन रिवाइजरी टर्न्स में जो मैं करता वेक्टर अलजेब्रा कुछ बेसिक रूल्स देख लें। पहले तो स्केलर वेक्टर याद थे, क्या होते थे। स्केलर्स का मतलब मैंने आपसे कहा था ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर्स में आपकी कौन सी क्वांटिटीज़ आएंगी जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे। एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे मैंने इसमें कहा था डिस्टेंस। डिस्टेंस पे आप जाएंगे, स्पीड है, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब आपके कैसे होंगे, दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज़, क्योंकि इनमें कहीं भी हमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप वेक्टर्स पे जाते हो तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट होता है, और मैं अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, फोर्स से। तुम पूछोगे फोर्स क्यों, क्यों ज़्यादातर इसी के साथ डिस्कस करना है ना, इसलिए हमने यहाँ से लिया है। तो एक रफ आइडिया तो ये है। तो एक काम करो, फुर्ती के लिए कॉपी उठाएं और एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिएगा वेक्टर अलजेब्रा, कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स, और डायरेक्ट फिर हम बढ़ेंगे कैसे आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले जाइएगा स्केलर्स। नंबर 1 आप पॉइंट बता देंगे स्केलर्स। स्केलर्स में आप बताएंगे क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर्स में आप डैश मार के बता देंगे क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। quantities having magnitude only, not a particular direction। क्लियर है। एग्जाम्पल बता दीजिएगा। एग्जाम्पल में आप बता देंगे, कुछ पुराने एग्जाम्पल बता दें, वर्क, एनर्जी, पावर। पुराने एग्जाम्पल कौन से हो गए, वर्क, एनर्जी, पावर। बाकी लेंथ, मास, टाइम अब लिखने की जरूरत नहीं है, 12th में हो। और बता देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आप बता दीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या आपने बता दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, FLUX। पोटेंशियल इसलिए क्योंकि अगर पोटेंशियल याद हो, लास्ट ईयर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हमने पढ़ा है और 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है। कहीं भी आप जाएंगे वही होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हैं तो ये आता था 10th में वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। लास्ट ईयर मैंने ग्रेविटी पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में था वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी। तो जो भी यूनिट है तो समझ में आ रहा होगा वर्क डन है। आपको कैसी क्वांटिटी, स्केलर। अब हम दूसरा किस पे जाते हैं, नेक्स्ट वन है वेक्टर्स। सेकंड डाल देना वेक्टर्स। नंबर 2 आप लेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स में आप बताइएगा क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर्स में आप बताइएगा क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। और यहीं से अपना चैप्टर स्टार्टअप हो जाएगा, जिसका मैंने कहा था PDF शीट आपके पास होगी, एक बार आप घर पे पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे ही आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो इस बात प्रिंटेड शीट्स वगैरह पे जाएंगे। स्केलर्स आपको क्या चीज़ बताएगा, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल्स आपके कौन से आएंगे, एग्जाम्पल कहे जाएंगे मास, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। ये सब आपके लास्ट ईयर पढ़े हुए हैं। इस साल के कुछ ऐड करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब कौन से होंगे, स्केलर्स। देन इस बाद आप नंबर 2 कौन सी क्वांटिटीज़ में जा रहे हैं जरा देखें। सेकंड वन है आपके लिए वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन से होंगे, जिनमें मैंने 2 बातें बताई। नंबर 1 मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के लॉज ओबे करता हो तो आप इसे क्या कहते हो जाएंगे, वेक्टर। एग्जाम्पल आपके कौन से होंगे, कुछ पुराने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, ये तो सारे याद हैं। और एक आध दो बढ़ाएंगे, एक आध दो बढ़ाओगे तो कौन से होंगे, थ्रस्ट, टॉर्क। टॉर्क लास्ट ईयर का होगा।
देन एंगुलर मोमेंटम, ये भी लास्ट ईयर का। एंगुलर वेलोसिटी इस साल के आप ऐड कर सकते हो, तो आपने इसमें एग्जांपल लिख दो एक दो, मैं बता देता हूँ कुछ तो पुराने लिख दो। फोर्स, टॉर्क, पुराने लिख दीजिएगा फोर्स, टॉर्क और आप बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एटसेट्रा तो है ही। ठीक, अब जो एक्चुअल चीज़ है हम उस पर बढ़ते हैं आपके लिए, और एक्चुअल चीज़ जिस पे आप बढ़ोगे वो कौन सा आएगा, वो एक्चुअली आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस पे मैं क्यों जा रहा हूँ, क्यों मैंने कहा था हम लोग वेक्टर एलजेब्रा यानी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके एलजेब्रा यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे एक रिव्यू मारेंगे फुर्ती से। सवाल आता है दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जा सकता है, तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो हम लास्ट टर्न पे हो सकता है डिस्कस किया, बाकी 11th में करते थे, और वो कौन सा होता था कि आपका आखिरकार वेक्टर 3 + वेक्टर 4 कितना होता है। सो दिस क्वेश्चन वेक्टर 3 + 4 इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट मे हैव ए नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स, और इन सारे आंसर्स का रूटीन डिस्कस करेगा। इस बात पर जो भी इनका भविष्य होगा वो इस पर निर्भर करेगा कि आखिरकार इनके डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल कोई आदमी अपने घर से निकले 4 किलोमीटर जाए, फिर 3 किलोमीटर जाए, कितना पहुंचेगा। यही आदमी आधे देखना दोबारा घर से निकले 4 किलोमीटर चलता है, देन इट टेक्स अ राइट टर्न एंड अगेन ट्रेवल्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 किलोमीटर, कितना पहुंचा 5, पक्का, तो कन्फ्यूजन तो नहीं है कुछ हो रहा हो। 5 कहाँ से निकल आया, कक्षा 7वीं का सवाल है, 7वीं 8वीं का पाइथागोरस थ्योरम, कितना पहुंचेगा 5। और उल्टा कर लेंगे, एक और क्वेश्चन में चले आए। तीनों कंडीशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे लगेंगी, अभी आगे मैं इनको देखूंगा। ये आपका 4 गया, ये 3 आ गया, कितना पहुंचा 1, बढ़िया, ये पहुंचा 1। अभी ये 3 चला और फिर 4 चला गया, कितना चला -1। एक मजेदार बात है, दिस वेक्टर 3 एंड वेक्टर 4 देयर एडिशन में हैव ए लॉट ऑफ पॉसिबल आंसर्स, even positive answer as well as the negative answers. We have the +1 as well as we have the -1. So all the thing depends on the direction we have selected, isn't it? तो इसलिए वेक्टर अलजेब्रा कुछ खास हो जाता है, और जब खास हो जाता है तो फिर इस खास के लिए हम ध्यान देखना है कि अलग से एक लॉ लाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये हमेशा याद रखना, मैं हमेशा वहीं से पढ़ाता हूँ जहाँ से तुम्हें मालूम हो। मैं नया कुछ नहीं बताऊँगा, मैं तो वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से आपको मालूम होगा। क्यों, मैं इस वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ की बात कर रहा हूँ। मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल आपका पढ़ा हुआ है, और आप कहेंगे कब का पढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा ये आपका 7th 8th का पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम में। सवाल आता है आपने इसमें किया क्या है, जरा इस प्रोसेस को देखें। आदमी 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर दी गया है, आपने क्या किया है, आपने रिप्रेजेंट किया है 4 किलोमीटर, आपने रिप्रेजेंट किया है 3 किलोमीटर, और आपका रिजल्टेंट क्या है। तो रिजल्टेंट के लिए ज़रा ध्यान देखो। अब मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हुआ जाता हूँ, मुझे देखना। ये आपसे कहता है इफ एनी 2 गिवन वेक्टर्स, जो भी आपके वेक्टर 4 और वेक्टर 3 थे, जो आप कर रहे हो, मैं नया कुछ नहीं बता रहा, आपने किया, ये 7वीं में बच्चा बता देता है 5 किलोमीटर है, यही फिगर बनाता है। कर क्या रहा है, बस उस पर ध्यान दें। यू हैव रिप्रेजेंटेड 2 गिवन वेक्टर्स एज द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। आपने एक ट्राइंगल की कंसेक्यूटिव साइड्स के फॉर्म में उसको डिनोट किया है, और डेफिनेटली रिजल्टेंट कहाँ लिया है, रिजल्टेंट आपने लिया है द थर्ड क्लोजिंग साइड। रिजल्टेंट आपका थर्ड क्लोजिंग साइड से एक्सप्रेस हो गया है। क्या ये बात सही है? ये वही है जो मैंने कहा नया नहीं बता रहा, यही करते हुए आए हूँ। और एक खास बात तुमने ध्यान देखो तुमने की है, तुमने ये इसका ऑर्डर लिया था इधर, फिर ये बढ़ा था आगे, तो इसको जाना चाहिए था इधर, नहीं, आपका रिजल्टेंट ध्यान देखना, आप इधर आए हैं। इसका मतलब ये भी खास बात है, जो आपका रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कहाँ लिया जाएगा, वो लिया जाएगा इन द ऑर्डर अपोजिट टू द साइकिल। जो भी साइकिल है उसके अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ जाती है, ऐसा देखें। कोई शंका? भाई मुंडियाँ तो हिला दिया करो यार, भूलने की मनाही है तो मुस्कुराया मत करो बस, क्योंकि मुस्कुराहटें दिखती नहीं है वो वैसे ही छुप जाती है। चले, तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ आपसे क्या बताता जाएगा। आप चूंकि ध्यान रखना, आप 11th पास कर चुके, ज़्यादातर लोग कर चुके हैं ना, एक आध के पेपर बकाया होंगे, कोई बात नहीं, आप पूरा लॉ याद कीजिएगा।
अब हमें पूरा लॉ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमसे कोई लॉ ऑफ वेक्टर ट्राइंगल लॉ लिखवाएगा नहीं। मैं इसके मेन जब लिखूंगा सीधा मेन कंटेंट लिखूंगा, बाकी तो पूरा है नॉन जीरो वेक्टर्स। मैं सीधा जाऊंगा, अगर दो वेक्टर्स हैं आपके, काय से रिप्रेजेंट कर रहे हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो याद रखिएगा हम यहाँ जो लिखेंगे शॉर्टकट वाला लिखेंगे, क्योंकि उसके पीछे टारगेट भी मैंने बता दिया। अब आपको ट्राइंगल लॉ लिखना नहीं है रट के, अब तो आपको उसका इस्तेमाल करना है, तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, टेकन इन सेम ऑर्डर, तो फिर रिजल्टेंट किससे दिया जाएगा, रिजल्टेंट दिया जाता है, ध्यान देखें, क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल से। क्या ये मेरी बात समझ में आती है, हाँ या ना? और इसी को एक काम करते हैं, एक फिगर से यहाँ पर दिखा देते हैं। मान चलें ये आपका ट्राइंगल, अब की बार बड़े फिगर पे चला जाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल साफ नज़र आए, और इस पर आप जाएंगे तो मैंने मान लिया, सपोज करें ये आपका वेक्टर ए, बिल्कुल एकदम मोटा और भद्दा काला कर देता हूँ, दिख रहा है वेक्टर ए, और दूसरा हमने लिया है इसी के जस्ट बाद लेट इट बी वेक्टर बी। यही कर रहे थे आप, ध्यान देखें, कोई आदमी 4 किलोमीटर गया था, फिर 3 गया था। रिजल्टेंट मैंने कहा बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हर बार 90 पे ही थोड़ी टर्न होगा, कभी 120 पे और कभी 75 पे भी हो सकता है। लेकिन ये कन्फर्म है, जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आपका काय से दिया जाएगा, रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय दी थर्ड क्लोजिंग साइड। और सबसे खास बात, इधर नहीं गया, कहाँ गया है, यानी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑर्डर। और इसलिए आप देखेंगे अगर ये ए और बी हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका R इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये इन्हीं दोनों का ए और बी का रिजल्टेंट है। क्या है मेरी बात क्लियर है, हाँ है ना? बढ़िया, तो एक सिंपल हेडिंग डालिएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक डाल दे आप, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, मिल गया, फिगर समझ में आ जाता है, हाँ या ना? पहले एक दो लाइनें लिख दें, इसमें आप लिख देगा इफ, लिख दो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, इफ एनी टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, इफ एनी टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, if any two vectors are represented by the consecutive sides of a triangle, by the consecutive sides of a triangle, then their resultant is expressed by, then their resultant is expressed by third closing side, resultant is expressed by third closing side, comma, taken in opposite order, third closing side taken in opposite order। ठीक है, और जो मैं कह रहा था, बहुत ज़्यादा उम्र निकालना कि अगर इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन नहीं लिखा, वो पिछले साल लिखते थे, अब तो राउंड अप में निपटा लिया है। क्या ये क्लियर हो जाता है, हाँ है ना? अब यहाँ से दो बातें आएंगी, पहली बात तो ये फिगर तो आएगा ही आएगा, तो एक मिनट बनाना, हम माने चलते हैं दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन का बीच का टोटल एंगल कितना है, ये एंगल है आपका थीटा। और ऐसे ध्यान देखना जो रिजल्टेंट है, अब एक सवाल ये भी बनेगा ना, रिजल्टेंट किस एंगल पर है, तो रिजल्टेंट का एंगल मैं मान लेता हूँ एल्फा। क्या थीटा और एल्फा समझ में आ रहे हैं? थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, और एल्फा ये बता रहा है कि आपका जो रिजल्टेंट है वो किस एंगल पर मौजूद है। इन दोनों के लिए हम दो छोटे छोटे फॉर्मूले लेंगे, पहले आप एक फिगर बनाएं। बना दिया डायग्राम, हाँ ना? बताएं। और डायग्राम बना देते हैं, तो फिर एक छोटी चीज़ देखें, इस रिजल्टेंट के लिए हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। नंबर 1, क्या डायग्राम कंप्लीट हो गया?
पहला तो मैं निकालूंगा इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और दूसरा मैं निकालूंगा इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन। किसी को इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद है? सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड आप जिस फॉर्मूले से देते थे वो फॉर्मूला होता था मैग्नीट्यूड, और ध्यान रखना वो जनरली लिखा जाता था मॉड वेक्टर आर। मॉड वेक्टर आर का मतलब ही था वेक्टर आर की वैल्यू, मॉडुलस का मतलब ही हमारे लिए रहेगा वैल्यू। जैसे भी हम मॉड वेक्टर ई, मॉड वेक्टर आई, मॉड वेक्टर एफ, तमाम सारे टर्म इस्तेमाल करेंगे तो मैं काय की बात कर रहा हूँ वैल्यू की, इसलिए मैंने सारे नोटेशन बता दिए हैं ताकि आपको आगे लिखने में दिक्कत नहीं आए। मैग्नीट्यूड आप इसका जिस फॉर्मूले से दे रहे थे वो था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बढ़िया, तो लिख दें इसकी वैल्यू हम इससे देंगे और एक सवाल आता है डायरेक्शन आप जिससे देंगे कि आखिरकार ये आपका वेक्टर किस एंगल पर मौजूद है। तो डायरेक्शन आप जिस फॉर्मूले देते हैं वो याद है tan अल्फा इज इक्वल्स टू, बढ़िया गुड वन, ये था आपका b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। बेहतर, क्या ये क्लियर हो गया है ना? और जैसे ही जाएंगे तो आपका ध्यान जाएगा, ये आपका लॉ यही बताएगा रिजल्टेंट आपका काय से आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। अगर आपका वेक्टर आर अल्फा बना रहा है विद वेक्टर ए तो फिर आपका tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब अगली चीज़ आप लोगों को हम बता दें, इसके प्रूफ के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप चले आइएगा, आपके पेपर में अगर हुए नहीं है तो ये आता है स्टेट द लॉ ऑफ ट्राइंगल या स्टेट द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड डिराइव इट, और याद होगा इसका डेरिवेशन 1-1.5 पेज में हमने करा रखा है, तो आप उसको कर लीजिएगा। बाकी मैंने कहा उसका मात तो आपके पेपर तक ही है, हमें तो क्या चाहिए, दोनों वैल्यूज़ आपको याद हो, ख़त्म बात। कैसे आई अब उनको छोड़ें, अब उनका टाइम अपने पास निकल गया। इसके बाद एक और लॉ पे जाएंगे, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक नेक्स्ट डाल दिएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअली आप ज्योमेट्रिकली ध्यान देखना, दो तरह से फिगर बनाए जा सकते हैं और इसीलिए ये जो है दो तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। दोनों देखें इधर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ से काम में आ जाता है कि आपको ऐसा ध्यान है, मैंने कहा था कोई बच्चा अपने स्कूल से जा रहा है, वो एग्जाम्पल याद रखिएगा कि उसी को बार बार कोट करूँगा। जो 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर जा रहा था उसका रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके थे, एक बार आप उसे यहाँ भेजते और एक बार आप यहाँ भेजते। तो आपका रिजल्टेंट जो आप निकालते वो किस लॉ से निकलता, वो आप ट्राइंगल लॉ से निकाल रहे थे। नाउ यू हैव वन मोर ऑप्शन, और ज्योमेट्रिकली दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इन दोनों वेक्टर्स को 1 बाई 1 यानी कि कंसेक्यूटिव मैनर में ना ड्रॉ करें, आप इन दोनों को एक साथ ड्रॉ कर लें। जैसे किसी पॉइंट पर आपके दो फोर्सेस लग रहे हो, एक मान के चलें वही 4 न्यूटन और दूसरा ध्यान देखना आपका 3 न्यूटन। अंतर समझ में आ रहा है क्या हुआ है? अंतर यह है कि पिछली बार आपने दोनों वेक्टर कैसे बनाए थे, कंसेक्यूटिव। नाउ यू आर ड्राइंग बोथ दी वेक्टर्स फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, और इसलिए अब मैं उन बातों पे फोकस कर रहा हूं जो अब आपको ज़रूरी लगेंगी। दोनों तरह से हम रिजल्टेंट निकालेंगे, कभी ट्राइंगल उठा के, कभी पैरेललोग्राम उठा के। कब कौन सा लगाऊंगा ये समझ में आता है, ये मत कहना बीच में जाके सर कभी ट्राइंगल लगा देते हो कभी पैरेललोग्राम लगा देते हो, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मैं बताऊँगा ऐसे ही होता है। मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा ये मेरी मर्जी है, एक्चुअल में मेरी मर्जी भी नहीं है। ये सीखिए, अगर आपके वेक्टर्स कैसे दिए हैं कंसेक्यूटिव मैनर में तो यहाँ चले आना, सेम कॉमन पॉइंट पे दिए हैं तो यहाँ चले आना। अब ध्यान देखो, इसमें आप देखेगा एक पैरेललोग्राम बनने पर है, और इसलिए इस लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने तो आते हैं भाई, कुछ ऐसे ही बनेगा, रफली बना दिया है। और इस केस में आप देखना जो रिजल्टेंट मेंशन किया जाता है, द रिजल्टेंट इज मेंशन्ड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। पहली चीज़ पहले तो ये चेक करें कि आपको नजर आ रहा है ये वही है। अरे उसका एक खास कारण है, वही क्यों है, क्यों याद देखना, ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल इसका या आधा हिस्सा ये ट्राइंगल ही तो है यार,
और आमने सामने की साइड्स सेम होती हैं, सबको मालूम है। तो इसलिए आपका वेक्टर आर होगा, ये कन्फर्म हो गया। बस इसमें भी एक बात ध्यान रखना, जब आप ये कहेंगे डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, देन अगेन यू हैव टू ऑप्शंस बिकॉज ईच पैरेललोग्राम हैज टू डायगोनल्स। दो डायगोनल कौन से होंगे? तो फिर अगला सवाल आएगा, तो सर कौन सा वाला लें? कभी कभी ये और कभी कभार वो वाला भी क्या लिया जा सकता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। रूल्स आर वेल स्पेसिफाइड। रूल आपसे क्या कहता है ज़रा देखें, अगर आपको पढ़ने में आए तो मैं पढ़ता हूँ बहुत धीरे धीरे और मुझे देखिएगा शायद समझ में आ जाए। ये कहता है इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या नजर आ रहा है? जो भी गिवन वेक्टर्स हैं, लेट देम बी ए और बी, जो भी हैं आपके, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय दी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय डायगोनल। और कौन सा डायगोनल? एक्सप्रेस्ड बाय दैट डायगोनल विच पासेस थ्रू देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वही डायगोनल लेंगे जो उनके कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा होगा। क्या है मेरी बात क्लियर है? हाँ है ना? बढ़िया। तो आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समझ में आता है। एक फुर्ती से काम करें, पहले आप जो है एक लाइन लिख दें इसमें आप लिख दीजिएगा इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स, इसमें आप लिख देंगे इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई any two given vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram. Any two given vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram. Then their resultant, two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is given by that diagonal, then their resultant is given by that diagonal which passes through that diagonal which passes through their point of intersection, that diagonal which passes through their point of intersection। ठीक है, फिर बताता हूँ ये जो डायग्राम जहाँ से लिया गया हम बता दें। डायग्राम उसका है जब हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट पूरा प्रूव करते थे, तो इसलिए आपको पूरा डायग्राम बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा डायग्राम बनाने के लिए मैंने कहा इसमें आपको केवल और केवल कितना बनाना है, तो मैं अभी आपके सामने बना भी देता हूँ। आए देखें ध्यान से। फिर हम एक बार मान के चलते हैं आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और बी। ये मैंने सपोज कर लिया ये आपका वेक्टर ए, और इतना मोटा दिख रहा होगा मुझे लग रहा है सबको मज़े से कि नहीं दिखेगा? थोड़ा पतला कर लूँ, जा रही हो ज़्यादा मोटा है यार। वेक्टर की ट्रैक्टर नज़र आ रहा है। दूसरा वेक्टर आपका रहा ये, दोनों वेक्टर में मिल जाते हैं। ये हमने ले लिया, ये वेक्टर ए है, ये आपने कौन सा लिया? ये है वेक्टर बी। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? ये आपके एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो मज़े से इनका पैरेललोग्राम बना देता हूँ। आपसे लॉ क्या कहता है? रिजल्टेंट कहाँ से आएगा? रिजल्टेंट जाएगा बाय द साइड, सॉरी बाय द डायगोनल विच पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये गया हमारा R इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो एक काम करें, फुर्ती से इस डायग्राम को कंप्लीट कर दें ताकि आगे आपको ध्यान रहे कि हमारा क्या इतना समझ में आ गया? दो रेड कलर के गिवन वेक्टर्स हैं और बीच का ग्रीन कलर का उनका रिजल्टेंट है जो आपको शो कर दिया गया है। ठीक है, और फिर बता दूं जो वेक्टर अलजेब्रा हम लोग इस समय कर रहे हैं इसमें कहीं से कहीं तक बेटा पढ़ाने का टारगेट नहीं है। ये आपको साफ बता दूं, या वो पढ़ाया नहीं जा रहा, ये तो सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है और आपको इमीडिएट ये मालूम ही होना चाहिए
ताकि आप क्लासेस में आगे फिर साल भर कंटिन्यू कर पाएँ। कंटिन्यू तो आप ऐसे ही फ़ीस जमा करके भी करते रहते हैं, लेकिन मैं उसमें कंटिन्यूटी नहीं मानता। कंटिन्यू कर पाने का मेरा मतलब होता है कि आप कम से कम पार्टिसिपेट कर पाएँ, भैया ये आपको आता है या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो चलें, ये मुझे बताएं, दोनों बना दिए। अब सुविधा के लिए एक काम करते हैं, देखो पिछली बार ट्राइंगल लॉ ले रहे थे, वेक्टर ए और बी दोनों के बीच का एंगल जो आपने माना था, ए और बी के बीच का आपने मान रखा था थीटा। मैं फिर से एक बार मान लेता हूँ, ए और बी का एंगल कितना है, थीटा। क्या आपको ध्यान है, आपने रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या माना था, रिजल्टेंट का आपने माना था अल्फा। ये भी दिखा दें, वही नोटेशन इसलिए लिए हैं क्योंकि आप ध्यान देखो, सेम फॉर्मूला फिर अप्लाई हो जाएगा। अभी नहीं नया रहा है, सेम कैसे अप्लाई हो जाएगा भैया, ये ए और ये बी उधर से इधर देख लो, वहीं का वहीं दो। ये थर्ड क्लोजिंग साइड है, इधर से देखो पूरे पैरेललोग्राम का डायगोनल है, वैसे देखो तो ट्राइंगल का क्लोजिंग साइड है, यानी इसकी वैल्यूज आपकी फिर वही आएंगी। तो दोबारा से एक बार लिख दें, मैग्नीट्यूड मॉड वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, दिखा दें नीचे, मैग्नीट्यूड मॉड वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, मॉड वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और नीचे आप बताएंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन में आप क्या चीज़ बताएंगे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, tan अल्फा इज इक्वल्स टू आप बता देंगे, क्या बताओगे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बढ़िया, ऐसा बता दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 3 कंडीशंस बताता हूँ, इनको याद रखिएगा, इनकी हम चाहे जब ज़रूरत निकाल लेंगे। बहुत सामान्य सी कंडीशन है और इन पर ज़रा जाएं। मैं बात करता हूँ अबाउट दी कंडीशन 1, और कंडीशन 1 में मैं बात करता हूँ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। आपके वेक्टर्स कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, और या फिर आप कह सकते हैं कैसे हैं, पैरेलल है। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या पैरेलल में है तो क्या तुम बता सकते हो बीच का थीटा कितना होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, 0 होगा, क्योंकि दोनों बना ही देता हूँ ना, यही होंगे ना, सेम डायरेक्शन में दोनों का थीटा दिख रहा है, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसका मतलब ध्यान देखना, आपका मॉड वेक्टर आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आपके लिए आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपके लिए हो जाएगा 2ab कॉस 0। और मेरा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 8th 9th 10th सब ईमानदार ढंग से ही पास हुए थे ना, तो फिर इसको ध्यान से देखो, ये इसको कॉस 0 1 हो जाएगा, अभी मत कहना निकालो, निकालने का काम नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आपको कितना नजर आता है, डायरेक्टली ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स आपको कितना मिल जाना चाहिए। क्या ये कंडीशन समझ में आ जाती है, हाँ या ना, करते आए 3 कंडीशंस, फिर उनकी इंपॉर्टेंस भी मैं डिस्कस करता हूँ। कर दिया यहाँ तक, जब यहाँ तक कर देते हो तो एक और डिस्कस करते हैं, अगली बार डिस्कस करता हूँ। पैरेलल कह रहा था, अब मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा एंटी पैरेलल, और यहाँ से हर शब्द सीखते हुए जाइएगा और उसकी मीनिंग, यहाँ का एक एक शब्द आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा। जब भी आप अटकेंगे मैं यही रेफ़र करूँगा, या तो आपके कैसे हो, मैंने कहा एंटी पैरेलल में हो, और या फिर कैसे हो अपोजिट डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ में आ रहा होगा, एक इधर भाग रहा होगा दूसरा, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर थीटा इज इक्वल्स टू आप कितना लेना चाहिए आपको, 180 डिग्री तो कॉमन है, 180 डिग्री लेंगे तो आ जाओ फिर से वहीं जाते हैं,
इसका मतलब आपका मॉड वेक्टर आर इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में आप जाएंगे कॉस 180 डिग्री। फिर वही बात, कॉस 180 की वैल्यू मालूम है -1, क्या ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। सही कह रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब आप इसको डायरेक्ट कितना ले सकते हैं, a माइनस बी। हो गया, हाँ है ना, बताएं। कंडीशन थर्ड चले जाए ज़रा। अब की बार मैं वेक्टर्स ले लेता हूँ परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर लूँगा तो फिर आपका थीटा इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, अब तो ये मालूम है 90 डिग्री होगा। 90 होगा तो एक बार और चेक कर लेते हैं। अब की बार आपका मॉड वेक्टर आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 आप कितना रखेंगे, 0। तो ये हटा दें, केवल 2 आपके बच जाएंगे, और ये क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बढ़िया, 3 वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं, ये फर्स्ट, ये आपकी सेकंड और ये आपकी थर्ड। और इनको फिर हम चेक करते हैं एक बार, क्रॉस चेक, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। कोई समस्या हो यहाँ तक तो फिर बताएं। कोई दिक्कत इतने में? 3 कंडीशन मिल जाती हैं, पैरेलल या सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, और ख़ास बात परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। एक महान बात देखो, ये मैंने तो कोई महान बातें नहीं बताई हैं, मैंने सिर्फ इसलिए बताई हैं कि आप याद रखें। तो तुम्हें याद दिलाता हूँ, मुझे लग रहा है मैंने इसी स्टेटमेंट से स्टार्टिंग ही की थी, और जब मैंने स्टार्टिंग की शायद यहाँ कहीं कर रहे थे अपन। कहाँ गई हमारी स्टार्टिंग, ये तो वो था आपका वेक्टर्स के, ये क्या होते हैं, आ जाए चेकआउट कर सकते हैं। यही तीन आपसे सब सीक्वेंसेस लिए थे। कौन से? मैंने कहा वेक्टर 3 + 4 कोई डिसाइड नहीं कर सकता, डेट इज टू बी डिसाइडेड बाई आइदर विद द हेल्प ऑफ द ट्राइंगल लॉ और विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। बाकी तमाम सारी कंडीशंस के अलावा 3 शॉर्टकट कंडीशन भी मौजूद हैं। कौन सी कंडीशन? वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो आप चेक कर लें, आपने a + b लिखा हुआ है, इसलिए कभी भी कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनमें सीधा बता दूंगा σ1/ε0 प्लस σ2/ε0। सिग्मा और एप्सिलॉन की चिंता मत करो तुम, तो ये देखो बीच में प्लस बोल रहा हूँ क्या तुम्हारे लिए फिलहाल, ये σ/ε0 तुम निकाल ही लेंगे, लेकिन उनका रिजल्टेंट बीच में प्लस लगा के आएगा। ये समझ में आता है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स का उल्टा चले आए, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपके अपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस क्या आपको नजर आ रहा है, इट इज़ फर्स्ट माइनस सेकेंड और सेकेंड माइनस फर्स्ट जैसा केस होगा। और सबसे खास बात, ज़रा तीसरा देखें, अगर परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो यही किया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम कह दो, या तुम पाइथागोरस थ्योरम कह रहे थे, वहाँ मैंने तुमसे क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और एक मज़ेदार बात है, ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, या फिर वेक्टर अलजेब्रा हो, 2 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स कैन नेवर बी कॉन्ट्राडिक्टरी। आपकी मैथमेटिक्स की ब्रांच कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होंगी। क्या आप बताएं सर, पाइथागोरस थ्योरम से तो इतना आ रहा था और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इतना आ रहा है, मैं कौन सा मानूं? मैंने कहा तुम गलत कर रहे हो, कुछ मत मानो, क्योंकि अगर आप जो भी लगाएंगे आंसर तो दोनों का एक ही आएगा। आप कहाँ से जा रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ ना, चलें बढ़िया। अगर इतना समझ में आता है तो इसमें इतने किसी कोई शंका तो नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो यार, तुम लोग तो बिल्कुल एकदम मौन व्रत पे जमे हुए हो, क्या बात है? चलें, जब नहीं हो अब आ जाओ, अब तो मौन तोड़ो। बताएं, पहला क्वेश्चन आपके सामने। अभी अमिताभ बच्चन टाइप कर दूँ ना, वैसे मेरा नाम ही अमिताभ ही है। और ये पहला प्रश्न 5 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पे, लोग आगे स्क्रीन ही उखाड़ ले जाएंगे, बोले 5 रुपये छोड़ो, स्क्रीन ही ले जाता हूँ, वैसे चुप बैठे रहेंगे। चलो बताओ,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज गिवन बाय दिस मच, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू? पी और क्यू दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड आप रिजल्टेंट कहाँ से दे रहे हैं? आप चेक कर लें, आपकी तीसरी कंडीशन यही तो लिखी है एक सेकंड पहले, अगर r इज इक्वल्स टू वो रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो ये कब संभव है? ये केवल और केवल तभी संभव है जब उनके बीच का एंगल कितना है आपके लिए। क्या ये क्वेश्चन ओरल हो जाता है? हाँ ना बताएं। इसलिए कुछ नहीं करना, कुछ मत लिखो, मज़े से देखो। शीट ग्रुप में एडेड हो नहीं हो, बस तो शीट देख लेना, बस यहाँ पे ध्यान से इन क्वेश्चन देखो और समझना, जहाँ करने लायक होंगे वहाँ बताता हुए जाऊँगा कौन से करने हैं। ये तो क्लियर हो जाता है तो डायरेक्ट ओरल है, तो सामान्य ज्ञान बेस्ड क्वेश्चन है। चलें, सामान्य ज्ञान बेस्ड वाले के बाद एक और बताएं। देयर आर टू फोर्सेज, दो फोर्सेज आपको दिए गए हैं। कौन कौन से दो फोर्सेज दिए गए हैं? वन ऑफ 5 न्यूटन, अदर ऑफ 12 न्यूटन। एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स बी एडेड, कौन से एंगल पे इन दोनों को जोड़ा जाए? क्या आपको जो रिजल्टेंट आए वो कभी 17 आए, कभी 7 आए और कभी 13 आए? बताओ। कुछ मत करना, कुछ करोगे तो फंस जाओगे, शांति से देखो केवल। और ए बोले युवराज सिंह किस तरफ जाएंगे? ए की तरफ। कैसे? पहला ए प्लस बी होगा, समझ में आ रहा है? पहला साफ तौर पर दिख रहा है 17 न्यूटन है, मतलब ए प्लस बी है। और ए प्लस बी कब आता है देख लो, अभी तुमने लिख रखा है 0 डिग्री पर सेम डायरेक्शन में। दूसरा याद देखना, दूसरा कह रहा है 7 न्यूटन, 7 न्यूटन खतरा दिख रहा है, 12 माइनस 5 हो रहा है। तो डिफरेंस कब आता है? जब अपोजिट या एंटी पैरेलल हो। सही कह रहे हैं आप, तो मैं तो नाम समेत ले रहा हूँ इसीलिए। तो इसमें आप दूसरा ऑप्शन 180 है, तो पहला 0 दूसरा 180 है कोई ऐसा ऑप्शन? चले, कोई वो कंपटीशन में होते तो इतना ही देख के टिक कराते, लेकिन अपन चूंकि अभी कंपटीशन नहीं दे रहे, अभी अपन पास होने के लिए संघर्षरत है, तो इसलिए तीसरे नंबर पे जाते हैं। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, 13 न्यूटन। मुझे ऐसा लगता है पाइथागोरस के 2 ट्राइंगल बचपन से रटे होंगे। पाइथागोरस के 2 सबसे फेमस ट्राइंगल यही थे, यही देना सबसे फेमस ट्राइंगल। देख लो 5 और 12 और 13 चाहिए। इसका मतलब कंफर्म हो गया। तीसरा एंगल कितना होना चाहिए? 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी कि कुल मिलाकर 169 अंडर रूट मिलेगा आपको 13। किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बताएं। हो जाएंगे फुर्ती से? हाँ है ना, बढ़िया। तो करने लायक फिर अगला क्वेश्चन है, इस पर हम करेंगे। इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये कह रहा है 2 चलो two vectors of magnitude this and that are inclined to each other at 60 degree, calculate the magnitude। करें जरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट। क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन तो घर घर पहुंचा दिए हैं होम डिलीवरी सिस्टम से, है ना, कैश ऑन डिलीवरी प्रोसेस में। आपके पास शीट पहुंच गई थी मैं सौम्या? ठीक है, चलें देखें। 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 9 and 7 इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री। है √213, ये तो नहीं लग रहा मुझे। क्वांटिटेटिव में गड़बड़ी है? चलो डेसिमल बताना चाहिए सर। 13.8 सही कह रहा हूँ? 13.8 गलत कह रहा हूँ क्या? निकला नहीं निकला?
कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा? आपने लगाया होगा मॉड आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ई। यही तो लगा रहे होगे मैग्नीट्यूड के लिए, हाँ है ना? निकला है, कितना निकला? अंडर रूट 193। बढ़िया, तो कितना हो गया होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 81। अब वो बचपन वाली बातें छोड़ देना, पहले 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर लिखेंगे तो पगले हो जाएंगे अपन। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 2 इंटू 9 और इंटू 7 और साथ में इंटू कॉस 60। और इधर देखते हुए चलिएगा, इसको भी हम कहते हैं, बहुत सारे लोग इंटू करने बाद फिर 1/2 से इंटू कर रहे होते हैं, भूल ही जाते हैं कॉस 60 1/2 होती है, 2 ऐसे ही कैंसिल हो जाता है डायरेक्ट। इसलिए कहा भैया अब आपको अपने एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नहीं, साथ में रफ्तार की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? कितना बचेगा? आप तो इसको जोड़ लोगे, 49 और 150, 50 और 80 130, 130 और 63 190 यानी 193। बस डायरेक्ट ही जोड़ेंगे तो कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 193। अगर डेसिमल में निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे? 13.8। तो इसके लिए हम बता दें, पिछले साल वाले थे, उनके अलावा इस साल वालों को भी एक 15 मिनट की एक शॉर्टकट न्यूमेरिकल एबिलिटी बताएंगे। और अभी फ़िलहाल बता देता हूँ, 14 का स्क्वायर याद है? 196 दिख रहा होगा, 193 बस बगल में ही कहीं होगा, और बगल में ही होगा तो 13.8 या 13.85, बस इतनी रेंज में ही कहीं ना कहीं निकल लेगा। और जब भी लिखिएगा, एक गंदी आदत बिल्कुल मत कीजिएगा, अकेला मत छोड़ दीजिएगा, यूनिट हमेशा लिखिएगा। और एक लास्ट काम बता देता हूँ, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, कितना था आपका? लिखें आराम से, क्योंकि फॉर्मूले याद कराने हैं। इन क्वेश्चंस का टारगेट ही है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, तो जहाँ ज़रूरत पड़े आप फुर्ती से इस्तेमाल कर सकें। चले देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा कर दो, कितना आएगा? tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ठीक, चलो पहले मैं लिख दूं, ये कितना था? 7 और थीटा कितनी दी थी? कहाँ चली गई? अच्छा उधर कोने में चली गई। 7 साइन 60 और अपॉन साथ में आपके पास होंगे बिल्कुल, तो मैग्नीट्यूड 9 से पूछा है तो बी आपका 7 होगा, ए आपका 9 होता है, और अपॉन 9 प्लस 7 और साथ में होंगे कॉस 60। चलो थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, कुछ बेचारे जो हैं वो इसमें भी अटक जाएंगे, नहीं तो एक बार मैं कर देता हूँ। 7 साइन 60 कितनी होती है? अपॉन 9 प्लस 7 इंटू, आ जाओ इधर देखो, यहाँ तक तो ठीक ठाक पहुँच जाते हो ना, यहाँ तक पहुँचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ की चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर के दौरान एक दो बार और बताएंगे। दैट्स वाई यू शुड मेंटेन योर स्पीड टू गेट द एग्जामिनेशन पेपर कंप्लीटेड विद इन द टाइम, क्योंकि हर बार नहीं तो कुछ स्टूडेंट शिकायत करते हुए आते हैं, इस बार पेपर बहुत लेंदी आया था। हमने पेपर एक बार लेंदी कहीं नहीं आते, पेपर उतने ही आते हैं, तो उसको सोड़ करके हाँ 4.5 घंटे में निपटाते हो, उसे लेंदी थोड़ा ना हो जाएगा। जरा देखें ध्यान से, कैसा दिख रहा है? दोनों के अपॉन में एलसीएम में 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे। दृष्टि होनी चाहिए, निगाहें तेज हों। दोनों के अपॉन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपॉन 2 आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा आपका? ऊपर बचेगा आपका 7√3। चलो इसको ऐड कर दो, 2 9 जा 18, 18 और 7 इसलिए मैंने कहा एलसीएम वेलसीएम अब ऐसे ही हो जाए, कर दें। अब एक मान प्रॉब्लम में फंसोगे, tan अल्फ़ा बराबर 1/√3 √3 1, ऐसा कुछ आ रहा होता तो हमारा आंसर होता 30 45 या 60। इसका क्या करोगे? बढ़िया, बिल्कुल सही। इसलिए ये याद रखिएगा, इसके आंसर को हम लिखते हैं, ये पढ़ा जाता है tan इनवर्स, जिन्हें नहीं मालूम हो, और ये उन वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो इस टाइप की रहती हैं, जिनके थीटाज हमें पता नहीं होते। इसलिए मैंने फाइनल दिखा दिया। आपका आंसर आप लिखेंगे tan इनवर्स 7√3 अपॉन
25 करके, क्योंकि इसका थीटा अपने को पता नहीं होता है। अपने पास गिनी चुनी 5 वैल्यू होती हैं, उनमें से हम एक आध अक्षर भूल जाते हैं। हाँ तो और क्या, गिनती 4 में ही रह जाती है। जब देखें क्या ये आपको समझ में आ जाता है, हाँ या ना। अब देख लें, किसी को कोई शंका हो तो मुझे फुर्ती से 1 मिनट के अंदर बताएं। बुलवाल को कहीं कोई डाउट शंका, क्योंकि मैंने कहा ये ऐसा टॉपिक है, इसमें शंका हो तो यहीं क्लियर कर लेना, नहीं तो 50 बार वो बार बार रिपीट होती हुई आएगी, ठीक है ना। इसलिए बेहतर है उसका रिमूवल आज ही अपन कर दें। बोलो शिवम सिंह, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी कहानी में? नहीं, बढ़िया। तो आए एक और छोटे क्वेश्चन में चलते हैं। अब की बार आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा ले लें? चलो ये वाला ले लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा कोशिश करें सॉल्व करने की। टू फोर्सेस whose magnitudes are at the ratio of, ठीक है, n हटा देना, रेशियो ऑफ 3:5 गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। प्रयास करें, नहीं होगा फिर हम हैं। चले, कोई बताओ क्या है स्टार्टिंग ली है इसमें तुमने? देखो मुझे लग रहा है स्टार्टिंग लिए पहले तुम्हें 7वीं 8वीं क्लास के बाद जाना पड़ेगा। फोर्सेस whose मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5। तो इस मतलब पहली चीज़ जो तुम्हें माननी पड़ेगी वो हम बता देते हैं। तो माननी पड़ेगी लेट फोर्सेस आर, चलो और थोड़ा मजे मनोरंजन में लिखते हैं, ऐसा कर देता हूँ, चलो आराम से कर देता हूँ। फोर्सेस आर आपको मानना पड़ेगा F1 बराबर 3x और F2 इज इक्वल्स टू 5x। पहले देखें क्या यही स्टार्टिंग ली है आपने? x की वैल्यू 5 आ रही है, बढ़िया। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, आपने बिल्कुल सही निकाल लिया। एक 15 और एक 25 हो जाएगा। मुझे इसलिए बताना पड़ा, कुछ वे स्टार्टिंग का गियर नहीं डाल पा रहे थे पहला तो मैंने याद दिलाया। वो 12th का 11th का नहीं, बहुत पुराना है। 3:5 का मतलब 3x 5x मानो। रिजल्टेंट दे रहे हैं आपका 1535 न्यूटन। तो रिजल्टेंट के लिए चले जाओ, वही फॉर्मूला ज़रूर बार 2-3 बार लिखेंगे ताकि भैया याद हो जाए, है ना। बाकी अधिकांश लोगों को याद है, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही आप लिखेंगे तो रिजल्टेंट कितना दे रहा था, कहाँ गया? 35 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आप रखिएगा 35 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर। कितना हो रहा है ये? हो गया, अरे 9x स्क्वायर। b आपका कितना था? 5। तो ये हो गया 25x स्क्वायर प्लस कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3x इंटू 5x और इंटू कॉस ज़रा देखना कितनी थी? 60। और जब भी कॉस 60 दिखे तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। इसको अच्छी बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कॉस 60 और 1/2 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। जोड़ लें ज़रा मज़े से। और इसका अंडर रूट भैया आपके लेवल पे डायरेक्ट निकालें, अपने लेवल पे डायरेक्ट निकालने मतलब क्या है? 5 3 जा 15x स्क्वायर, 15 और 25 40x स्क्वायर, 40 और 9 49x स्क्वायर। मतलब सीधा सीधा बिल्कुल बढ़िया, यानी आपको मिल जाए 35 इज इक्वल्स टू 7x, यानी कि x बराबर, और जैसे ही x बराबर 5 निकला, अब तो दिख गया होगा। चेक करें, यही किया है, कुछ और कर मारा। हो गया F1 F2।
कितना था, 3 और 5 थे, यानी एक हो जाएगा आपका 3 इंटू 5, 5 इंटू 5 ओरल हो लेंगे, ख़त्म। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलो। नहीं, हो जाएंगे, ठीक है, बढ़िया। तो जनरली मेरा मानना है रिजोल्यूशन आपको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, सॉरी, एडिशन समझ में आता है। अब हम एक अगली चीज़ पर जाते हैं, और अगली चीज़ अब मैं जो जाऊंगा वो है आपके लिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट एक बढ़िएगा, एक सिंपल हेडिंग डाल दिएगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट आप कहाँ पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, किसी को याद है? वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करना। वेल, यही होता था आपके लिए रेजोल्यूशन। किस बेस पे हम बात करते हैं, सही कह रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। एक्चुअली मैं बताता हूँ, जब आप बहुत छोटी क्लास में पढ़ रहे थे तो एक बार आपने पढ़ा था 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू होता था 12। सही बोला है ना मैंने, मैं तो चेक कर लूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3 वहाँ नहीं हो जाता है कई बार, मैंने कह दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 24। बच्चे बोले हाँ सर बिल्कुल। और आजकल एक दिक्कत है, आजकल तो पहले तो कुछ भी भूल जाओ, पता नहीं चलता था, बाद में कहते थे हमने कहाँ भूला था, ऐसा नहीं कह रहे थे। अब आदमी अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो, ये देखो बोल रहे थे। इसलिए मैं भी तो चेक कर लूँ। तो मैंने कहा 2 इंटू 2 इंटू 3, हमने कहा कितना हो गया, 12 हो गया, कि आपने ध्यान दिया। उसके बाद आप उसके पढ़ते थे फैक्टर्स उल्टा। 12 इज इक्वल्स टू आप कर रहे होते थे 2 इंटू 2 इंटू 3। यही प्रोसेस याद रखना, हम वेक्टर्स में भी आपकी कर सकते हैं। आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ चुके, 2-3 सवाल लगा के एक मोटा आइडिया भी आप ले चुके। क्या आपको ऐसा अंदाज आता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो इन दो वेक्टर्स का टोटल, सिंपल हिंदी में बात करता हूँ, इन दो साइड्स का टोटल ये डायगोनल है। तो उल्टा भी तो कर सकते हो भैया, इस डायगोनल के दो पार्ट ये दोनों हैं। तो अगर ध्यान देखना, उल्टा करोगे, किसी भी गिवन वेक्टर के आप दो पार्ट ब्रेक कर रहे होंगे तो ये प्रोसेस दो पार्ट ब्रेक करने की किस नाम से आने जाएगी, रेजोल्यूशन नंबर 1। और ध्यान जाएगा, सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है, हर जगह हमने कंपोनेंट यूज़ किए होंगे 11th में भी। तो इसलिए मैंने कहा जब आप दो पार्ट ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेक सवाल आता है, दो पार्ट आप ब्रेक करेंगे किधर। तो दो पार्ट ब्रेक करने के लिए अपने जीवन में कितनी दिशाएं होती हैं, ठीक है, अपने जीवन में सिर्फ एक ही दिशा होती है आगे बढ़ने की। गलत कह रहा हूँ क्या? तो फिर मैथमेटिक्स में कितनी दिशाएं होती हैं? मैथमेटिक्स में 3 होती हैं। अब सही है आप। इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन सुना करो, क्या पूछ रहा हूँ वो तो देखो। कौन कौन सी 3 दिशाएं होंगी बताओ? एक्स एक्सिस जिसे आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस आपके, सॉरी वाई को चलो वर्टिकल मान लेता हूँ, और एक आपकी जेड एक्सिस। हिंदी में जाओगे यही हो जाएंगी, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर और नीचे। ज्योग्राफी में चले जाओगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप एंड डाउन, जो भी आप कहना चाहें नाम बदल सकते हो, डायरेक्शन वही रहेंगे। इन 3 के अलावा चौथा डायरेक्शन होता ही नहीं है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा जो मैथमेटिक्स वाले हैं उन्होंने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी होगी। 3 डायमेंशनल थी लेने में, नहीं थी लेने में भी ये 3 डायमेंशनल, बस तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो अच्छी बात है, एक्स वाई जेड प्लेन बन जाते हैं। तो मैं जो बात करता किसी भी गिवन वेक्टर को, अभी अपन 3 तक नहीं जा रहे, अपन 2 में ही काम चला लेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा अगर किसी भी गिवन वेक्टर को आप 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं तो 2 पार्ट कहाँ लोगे, क्या आपको ध्यान है? वेक्टर की डेफिनेशन ही ये कहती थी, वेक्टर मतलब डेफिनेट डायरेक्शन। तो किसी भी एरे गहरे डायरेक्शन में चले जाना, 2 पार्ट कहाँ ब्रेक करोगे, एक्स और वाई एक्सिस पे। ये प्रोसेस आपके लिए कहलाएगी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नंबर 1। कैसे करेंगे ये मैं पहले फिगरेटिवली दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से इधर देखें। मान चले हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, ये रहा वेक्टर। अब इस गिवन वेक्टर के आपको 2 टुकड़े करने हैं, तो कैसे करें, अपन इधर बीच से काट लेते हैं, हैं? ये कैसी बात कर रहे हो? एक काम करो, इसके लिए आप मजे से इसके ऊपर एक्स एक्सिस बनाएं और उतने ही मजे से वाई एक्सिस बनाएं और
अब आंखों को थोड़ा चौड़ा करके इस फिगर को ध्यान से देखें, क्या नजर आता है, ध्यान दिया है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कह रहा था इन दोनों साइड्स का टोटल ये डायगोनल आएगा, तो हम उल्टा कह सकते हैं इस डायगोनल के दो पार्ट, एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो ये आपके वेक्टर के दो पार्ट हो गए। इन दोनों में से एक पार्ट आपके लिए कहलाता है Rx और दूसरा पार्ट आपके लिए कहलाता है Ry, और थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ ये आपका थीटा, बाकी वेक्टर R तो मैंने लिख ही रखा है। तो रेजोल्यूशन समझ में आ गया क्या होगा, ये जो दो पार्ट है इनमें ब्रेक कर देना, यही है आपके लिए रेजोल्यूशन। तो एक छोटा काम करें, रेजोल्यूशन की हेडिंग डाल दी थी क्या आपने इसमें आप डैश मार्क लिख दीजिएगा प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, डैश मार के आप लिख देंगे प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर। और ध्यान रखना वैसे तो तीन होते हैं, पर अभी चूंकि हम बेसिक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम दो ही लिखेंगे। क्या होता है, नहीं कई बार कोई टीचर कॉपी पकड़ लेता है, फिर वो कहेगा तुमने दो ही कंपोनेंट लिखे हैं, तो सर को दो ही आते हैं, बताओ कंपोनेंट तो तीन होते हैं। मैं क्लियर कर दूँ, मैं वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहा, मेरा काम केवल इतना है कि जो फिजिक्स में लगना है उसको क्लियर कर दें। नहीं तुम लड़ने लगो साहब दो कहाँ होते हैं, तीन में क्यों नहीं कर रहे। हमने कहा दो बहुत हैं अपने लिए, लिख दें क्या आपने लिखा था, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स along the x-axis and y-axis, into two components along the x-axis and y-axis। ये समझ में आती है प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आप एक काम करें, फिगर बना दें, आपको दिख जाएगा हमने कैसे डिवाइड किया है दो पार्ट में। और जो दो पार्ट आपने डिवाइड किए हैं उनको भी मैं आप बता देता हूं। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है, आपका वेक्टर आर जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। कौन कौन से वेक्टर, एक वेक्टर आर एक्स ये वाला, और एक प्लस आर वाई ये वाला। और चेक कर सकते हो, यही कह रहे थे इन दोनों का टोटल ये आएगा, तो इसलिए मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के रिवर्सल पे हूँ। क्या ये दिख जाता है, तो पहले तो डायग्राम बना दें मजे से, और बगल में आप बताइएगा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई। कोई दिक्कत इसमें। फिर एक सवाल छोटा सा और है, क्या बोले पार्ट तो हमने कर दिए, होंगे कितने कितने, तो होंगे कितने कितने के लिए हम इसमें बहुत छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। एक बार ध्यान देखना, इस फिगर में मैं कॉस थीटा लगाता हूँ। क्या ये याद है, कॉस थीटा इज इक्वल्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये याद है। और अगर आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो दिख ही रहा है। इसका मतलब आपको क्या ऐसा दिखता है कि आर एक्स इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, ये पहले की वैल्यू निकल आती है, आर एक्स कितना होगा इतना। और एक चीज़ देखें ध्यान से, ये जो कंपोनेंट है ये हमारे लिए कहलाता है, और चेक कर लो ये थीटा के अकॉर्डिंग और बेस पे ही होगा, और कॉस थीटा हमेशा बेस से रिलेशन देती है, तो ये बेस कंपोनेंट है। ऐसे एक और निकालूंगा तो पहला निकाल दो जरा, तब तक मैं दूसरा तो समझ में आ गया होगा, मैं साइन थीटा से निकालने वाला हूँ। ये आपका दूसरा कंपोनेंट भी कवर हो जाता है, आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और इसको अगर कुछ लोगों को याद आए तो इसको हम कहा करते थे परपेंडिकुलर, चलो स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा कर लो ना,
और मैंने कहा अगर गणित थोड़ी सी ठीक है तो वैसे ही याद रहेंगे, कॉस थीटा किस में होती है, बेस में होती है, साइन थीटा किस में होती है, परपेंडिकुलर में। तो जब कहीं हम कंपोनेंट करेंगे और कहीं भी डाउट आएगा साइन में लेना है कि कॉस में, तो इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल कर देंगे, भैया कॉस कहाँ होती है, बेस में, और साइन थीटा के अंदर कौन सा रिलेशन बताती है, परपेंडिकुलर का। तो क्या दोनों कंपोनेंट की वैल्यू निकालना समझ में आती है, हाँ है ना। जब दो वैल्यू समझ में आती हैं तो इससे रिलेटेड दो छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ, ये भी काम में आएंगी। तीसरी और चौथी बातें बहुत सामान्य सी हैं जो वैसे ही आपको मालूम है कि आपको इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नजर आ रही है, तो आपका ध्यान जाएगा r इज इक्वल्स टू होता है √rx प्लस ry के स्क्वायर। कोई शंका की गुंजाइश, लेकिन इसलिए दिए हैं कि हम मालूम होते हैं, और कई बार हम एंड टाइम पे दानवीर कर्ण हो जाते हैं। दानवीर कर्ण तो की तो याद है क्या हुआ था, तो तुम्हें पता ही है परशुराम ब्राह्मण थे है ना। हाँ, तो इसलिए फीस टाइमली जमा करते रहे ना, नहीं तो ठीक जब तुम्हारा रथ जो है ना गड्ढे में होगा और एक बता देता हूँ, टेन थीटा भी दिख रही होगी, दिख रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसमें देखना क्या है, एक आर वाई और एक अपॉन आर एक्स, कोई फॉर्मूले थोड़ा ना है, तो इसलिए लिख देते हैं कि आपको याददाश्त के तौर पर है। कोई ये नहीं कहा ये बताया नहीं था, मैंने को बता दिया था, उसमें वैसे बताते क्या, टेन थीटा तो टेंथ वाला निकाल लेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। नंबरिंग कर दिए केवल आपके लिए। क्या इतना समझ में आता है, हाँ ना बताएं। और यहीं से एक महान कार्यक्रम और शुरू होता है, और ध्यान देखो उसकी बात करेंगे। क्या सबने इतना नोट कर दिया, 2 पार्ट का। और जो अगली महान चीज़ आती है वो आती है, ये लिखें आई कैप, जे कैप और के कैप। इनको हम पढ़ते ही हैं, आई, जे और के। और ध्यान रखना जब आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो इनकी क्या करती है, इनकी कैप हटा देती है और वो इनको थोड़ा मोटा करके ऐसा ऐसा लिख देती है। तो टेंशन नहीं लेना, बोले ये क्या है, वो भी आई अलग से डिनोट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जब राइटिंग में लिख रहे होते हैं, राइटिंग में इतना टाइम तुम पे नहीं होता कि तुम आई को बैठ के इसलिए अपने पास उसका ऑप्शन है, वी विल गो थ्रू द कैप। और बाकी हम जैसा आदमी तो जब लिख रहा होता है तो आधों की कैप वैसी उड़ जाती है, कहाँ की पता नहीं रहता। ठीक है, माने चलते हैं, सब कैप ही लिखें, समझदार लोग हैं हम। आई कैप, जे कैप क्या होते हैं बताता हूँ। आई कैप, जे कैप पहले ध्यान से देखें, ये आपके लिए कहलाते हैं यूनिट वेक्टर्स। along x, y and z एक्सेस रिस्पेक्टिवली। पहली बात तो ये मैं आप बताता हूँ, चलो एक लाइन नोट कर दो ताकि मुझे आगे बोर्ड खाली मिलता जाए। एक आप बताइएगा आई कैप, जे कैप, के कैप फॉर्म। आई कैप, जे कैप, के कैप फॉर्म। आई कैप, जे कैप, के कैप फॉर्म में आप बताइएगा दीज आर द यूनिट वेक्टर्स along these are the unit vectors along x, y and z axis respectively. These are the unit vectors along the x, y and z axis respectively. ठीक है, अब बताएं ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने लास्ट ईयर कभी भी आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं सुने, बताओ फुर्ती से। क्यों बता दोगे आई कैप, जे कैप नहीं सुने? अरे मैं पूछ रहा हूँ किन्होंने नहीं सुने, तभी तो मैंने देखा, मैंने ये कहाँ हाथ उठा रही बीच में है। ठीक है, और कोई था आई कैप, जे कैप, बढ़िया। और कोई ऐसा हो, ठीक बताइएगा, क्यों तभी मैं आप पे फोकस कर पाऊँगा बेटा। आई कैप, जे कैप, के कैप हम ध्यान देखना कहाँ के इस्तेमाल करते हैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये मेरी बात याद रहेगी जल्दी समझ में आएंगे मैथमेटिक्स के बजाय। क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में छोटा सा अंतर है। मैथमेटिक्स चलती है शुद्ध फॉर्मूले और फिजिक्स चलती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। जैसे आपने ध्यान दिया होगा इंटीग्रेशन के सवाल कर रहे हो तो मैथमेटिक्स है, बट अगर आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द आर, तो ये कंसेप्ट है। तो इसलिए फिजिक्स के साथ दिक्कत ये आता है, फिजिक्स मैथ से टफ कई बार इसलिए हो जाती है, इसमें कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन का रायता फैल जाता है, वो हकीकत है ये। इसलिए आइएगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से इधर देखें, मैंने ये जो लिख दिया था एक बहुत सामान्य सी बात देखें। हम जो है सारी जगह जो है जब भी कोई भी क्वांटिटी मेज़र करते हैं वी गो फॉर द यूनिट्स।
जैसे मान चलें आपसे एक सिंपल सवाल पूछ लें, इस कमरे की लगभग ये चौड़ाई कितनी होगी, अंदाजन बताओ, मोटा अंदाज बताओ कितनी होगी। क्या 13 किलोमीटर? हाँ 13 सेंटीमीटर। गजब लोग बैठे हैं, एक माइक्रोस्कोप से देख रहा है, दूसरा टेलीस्कोप लिए बैठा है। भैया सामान्य आंखों से देखो, हैं कुछ बाहर सुन लेगा तो क्या कहेगा, बोले ये बताओ, ये गधे बोले साइंस में हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, बताओ। एक कह रहा है कमरा 13 सेंटीमीटर का, एक कह रहा भाई साहब 13 किलोमीटर से नीचे नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो बोले अपने को लगेगा। अपन बड़े आदमी है, बड़े हो, विशाल थोड़ी हो गए हो। कितना हम कहते हैं कितनी वर्द होगी इस रूम की, लगभग 15 फीट होगी, ठीक है। और कोई इसमें नापने की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेन चीज़ जो याद नहीं थी 15 फीट, पहले या तो फीट होगी, ये तो कन्फर्म है ना। हाँ जो डाउट तो नहीं है किलोमीटर सेंटीमीटर में। हाँ तो पहले मैंने ये कहा, नहीं तो फिर जो अपन पढ़ाने जा रहे हैं धज्जी हो जाएंगी। और टूका इसलिए था 13 और 15 पे, क्योंकि आप भूल गए होंगे लास्ट ईयर पहला टॉपिक ही था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यू हैव टू स्पेसिफाई द यूनिट्स। गलत यूनिट स्पेसिफाई करोगे मामला कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो अगर मान चलें 15 फीट इस कमरे की चौड़ाई है, आपने ध्यान नहीं दिया, इस कमरे की चौड़ाई 15 फीट का मतलब ही है, ये लास्ट ईयर बताते ये है 15 बार, हिंदी में लिख देता हूँ, क्योंकि ये आपने लेंथ की यूनिट चूज की है 1 फीट। एक्चुअली 2 फीट होते ही नहीं है, ना 2 फीट होता है ना 4 फीट होता है, वो होते हैं 2 इंटू 1 फीट, 4 इंटू 1 फीट, 10 इंटू 1 फीट। सही है ना। किसी को अपना वजन मालूम है क्या है, बताओ शिवम कितना वेट होगा लगभग तुम्हारा मोटे तौर पर? 65 टन। हाँ टूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर बोर्ड में जाके आधे आधे नंबर कट के 4 कहाँ गायब हो जाते हैं, वो अपने आप दिख जाएगा। समझ में आ गया, अपने आप समझ में आ जाएगा। लास्ट तक जाते आते हमें क्या ध्यान रखना है, 65 kg आपने ध्यान दिया। आपका वजन अगर 65 कायदे से स्पेसिफाई किया जाए तो आप हैं 65 टाइम्स ऑफ द यूनिट ऑफ मास, जो आपने सेलेक्ट किए इस समय 1 kg। सही कह रहा हूँ ना। 5 मीटर का मतलब ये 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर विच इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, या सम फीट विच इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, या यूनिट ऑफ मास, और कुछ भी। और इसीलिए आप देखेंगे जब हम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो इसका मतलब ही है, जैसे आप कह रहे हैं मान चले वेक्टर 5 अलोंग द एक्स एक्सिस, तो 5 अलोंग द एक्सिस है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है 5, 1 अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये जो 1 अलोंग द एक्स एक्सिस है यही क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। अब समझ में आ रहा होगा। अगर हम ले रहे हैं आई कैप जे कैप, क्या यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब ये क्या बता रहे हैं, एक अलोंग द एक्स, एक अलोंग द वाई, या एक अलोंग द जेड। क्या है, मेरी बात क्लियर हो जाती है। जैसे आप भी लिखते हैं तो आप ध्यान दिया होगा नंबर सिस्टम ऐसे ही फॉर्म करते हो ना। तो जैसे आप ये 4 5 6 मान लें 6 आ गए, तो 6 का मतलब ये है 6 टाइम्स 1, 1 1 1 1 1, कितनी बार काउंट करोगे, 6 बार काउंट करोगे। तो चलते यूनिट में यो हमेशा, इसलिए ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो जब यूनिट वेक्टर का आप कंसेप्ट समझ में आता है तो एक तो ये चीज़ आपने लिख दी थी। अब इधर देखें, अगर आप ले रहे हैं मान चलें वेक्टर आर, चलो मैं पहले सिंबल दिखाता हूँ। आपने कहीं लिखा वेक्टर 6, और मान चलें मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, लेट इट बी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 6 इंटू और इसी को हम क्या लिख सकते हैं नोटेशन वाइज, क्योंकि हमारी डायरेक्शन फिक्स है। जैसे मीटर फिक्स है तो स्मॉल एम से सिंबल मान लेते हो। 1 अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप हो जाएगा, वाई दिख रहा होगा उसको हम जे कैप कर देंगे, फिर तो अंग्रेजी है, जेड आएगा तो के कैप कर देना। इसलिए ध्यान देखना, जब आप वेक्टर आर एक्स कहते हैं तो वेक्टर आर एक्स कौन से डायरेक्शन में ध्यान जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब होगा ध्यान देखना आर एक्स जो भी हो 5 बार 6 बार 10 बार कौन से डायरेक्शन में है, क्या है, क्लियर हो जाता है। चले एक लाइन शायद आपने ये वाली लिखी थी अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सेस, ये लिखा हुआ था। अब इधर ध्यान से देखें,
अब हम जो आपको लिखना है वो आपके लिए लाइन लिखता हूँ, बहुत ध्यान देखना और समझ में आ जाए तो मुझे बताना। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू कितना था, वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है? और देखते रहना है इधर। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ही लिख देता हूँ। मान चलो वेक्टर 5 कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और प्लस वेक्टर 10 मान के चलो वाई डायरेक्शन में। तो इसका सेंस क्या होगा, इसका सेंस होगा 5 टाइम्स वेक्टर 1 एक्स डायरेक्शन वाला और ये 10 टाइम्स वेक्टर 1 वाई वाला। इसको आप लिख सकते हैं अगली बार क्या ये नोटेशन समझ में आता है, हाँ या ना बताएं। आर एक्स अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस और आर वाई अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, ये डायरेक्शन बता देते हैं। एक तो आपने वो लिख दिया था शायद, आई कैप जे कैप एंड के कैप आर दी यूनिट वेक्टर, से मालूम है। नीचे आप बताएगा यूनिट वेक्टर हैज़ द मैग्नीट्यूड 1, नीचे बताएंगे यूनिट वेक्टर हैज़ द मैग्नीट्यूड 1। ये इसलिए बता दिया है ताकि कभी इनटू डिवाइड में आए तो आपको ध्यान रहे। यूनिट वेक्टर हैज़ द मैग्नीट्यूड 1, कॉमा इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन, हैज़ द मैग्नीट्यूड 1 इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये केवल क्या काम कर रहा होता है, आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा होता है। और अगर ऐसा है तो नीचे आप बताएंगे हेंस वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई। ये आपने पढ़ ही लिया था, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई था, तो हम दिखाई चुके दोनों तरह से। इसको आप कैसे लिख सकते हो, और वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर एक्स डॉट आई कैप प्लस आर वाई डॉट जे कैप। और 3 डायमेंशनल चले जाओगे तो फिर हो जाएंगे के कैप। तो 3 डायमेंशनल की चर्चा थोड़ी देर से करता हूँ, एक आध चीज़ उसमें ही बताऊंगा फिर, ठीक। ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वेक्टर ए आर एक्स बराबर कितना होगा, आई कैप आर एक्स, आर वाई बराबर कितना होगा, जे कैप आर वाई। वेक्टर आर क्या लिखा जाएगा, आई कैप आर एक्स 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 से अलॉन्ग, आर वाई कहाँ होगा, ये भी आपको मालूम है, आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा, आर वाई बराबर आर साइन थीटा। ये सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं, बढ़िया। और एक जाओगे आर बराबर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये मालूम था, आर वाई अपॉन आर एक्स। ये सारी कहानियाँ मालूम है अब तो। ये आपका रेजोल्यूशन मैंने फिगर आपको बनवा ही दिया। अब अगले जाएंगे 3D वेक्टर पे, हम 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे इन पे। पहले हमको छोटी छोटी एक आध 2 क्वेश्चन आप वो करा दें ताकि आपको जो है वो हल्का सा वो याद रहे। कहाँ होंगे हम, शायद ये हमने क्वेश्चंस कर दिए थे, है ना। चलें इसको देख लें ज़रा। आपसे कह रहा है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू इतना है और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू इतना है, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ए प्लस बी का कितना होगा। अब ध्यान देखना, पहले मुझे देख लो फिर इसको करना, और बहुत ध्यान से मुझे सुनना, क्योंकि हमें आए सवाल को करना नहीं है, हमें सवाल में कुछ छोटी बातें हिडन है उनको सीखना है। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, इसलिए इसमें हम बता दें देसी धमाका तो जो है आप अप्लाई करेंगे ही बाद में, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देसी थंब रूल तो आप 10th से पढ़ते आए हैं। कौन सा थंब रूल, एक्स एक्स यानी आई आई ऐड हो जाएंगे, जे जे ऐड हो जाएंगे। इसमें क्या खास बात है, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में 3 कंडीशन लिख के आए हैं। 3 कंडीशन कहती थी अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, क्या देख रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी अलोंग द एक्स एक्सिस दिखा रहा है, ये भी अलोंग द एक्स एक्सिस दिखा रहा है। इसने कहा था थंब रूल बाद में लगाना, वो देसी रूल है, भैया आई आई वाले जोड़ देते हैं कि जे वाले जोड़ देते हैं। जोड़ क्यों रहे हैं ये तो देख लें। वो इसलिए क्योंकि ये भी अलोंग दी एक्स है, ये भी अलोंग दी एक्स है, ये दोनों दिख रहे होंगे अलोंग दी वाई है।
सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन का टोटलिंग डायरेक्ट हो जाती है, तो इसलिए आप इनका टोटल डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा दिख रहा है, और ऐसे ये हो जाएगा आपके लिए। पहली ये बात समझ में आती है क्या, हाँ है ना, कौन सा प्लस का, अच्छा हाँ सॉरी, पहले तो ये समझ में आता है। अब मेन बात ये नहीं है, वो कह रहा था क्या क्या चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड चाहिए और चाहिए मुझे डायरेक्शन। अभी आपने दो फॉर्मूले लिए थे, मैं फॉर्मूले याद दिलाता हूँ। अगर आप मॉड वेक्टर आर जाएंगे तो अब मैं दो जगहों से जाता हूँ, इसलिए मैंने कहा था पेन बंद करके मुझे सुनना। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और या मैंने कहा वैसे भी देख लें आई कैप और जे कैप, एक एक्स पर जा रहा है दूसरा वाई पर जा रहा है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर का टोटल क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस, अब तो कर लोगे, कितना आएगा मुझे लग रहा है 10 और 5 के स्क्वायर आएंगे, वो आप निकाल लेना, ठीक है ना। और दूसरा काम डायरेक्शन बताएं, डायरेक्शन ध्यान है हमने कैसे निकाली थी, अभी 2 मिनट पहले निकाली है। थीटा टेन थीटा कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर आर एक्स और आर वाई हैं तो इनका थीटा निकालना सबसे आसान रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर एक्स। आर वाई कितना होगा, और एक मज़ेदार बात यहाँ फिर से याद दिला देता हूँ, क्या टेन थीटा में 1/2 कितनी होती है आपको मालूम है, टेन थीटा में 1/2 कितनी होती है, तुम्हें लगता है किसी को मालूम होगी, किसी को भी नहीं मालूम होगी, सही कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखते हैं सही है, बाकी ऑप्शनल था, ऑप्शन बाद में छांटे जा सकते हैं। पहले देखें क्या एक कहानी समझ में आती है, हाँ है ना, कोई डाउट इसमें, कर दें एक मज़े से क्वेश्चन ये वाला, फिर और आगे जाएंगे हम। और जहाँ शंका हो उसको भैया तुरंत पूछ लेना, क्योंकि साल भर यही कार्यक्रम चलेगा, अटके अटकते हुए जाओगे, ये मैं बार बार रिमाइंड तुम्हें कर रहा हूँ। और क्यों बता रहे हैं उसके लिए कुछ मत करो, जाके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोल लेना, पीछे के अनसॉल्व प्रॉब्लम मिल जाएंगे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई बराबर 5i + 6j और प्लस 7k, और फिर आगे का क्वेश्चन दिया होगा जो भी होगा। हाँ क्या हो गया, चलें क्या इतना मिल गया सभी को, हाँ ना बताएं, बढ़िया। चलें कंप्लीट हो गया आर्यांश। एक और छोटे क्वेश्चन में जाए अगली बार इस क्वेश्चन को बताओ ज़रा, ये एक अच्छा प्रश्न है और तुम्हारे यहाँ आते हुए क्वेश्चन में शामिल, इससे मिलते जुलते हुए क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा। बस जहाँ फोर्स लिखें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 बराबर इतना और E2 बराबर इतना, तो यही न्यूमेरिकल तुम्हारे 12th के फर्स्ट चैप्टर में निकल आएगा। अभी इसको 11th लेवल पे सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ इसको रेफ़र कराएंगे। 2 फोर्सेज F1 बराबर 1 न्यूटन, F2 बराबर 2 न्यूटन, एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन्स x बराबर 0, और दूसरा एक्ट कर रहा है लाइन y बराबर 0। क्या मुझे कोई बताएगा लाइन x बराबर 0 क्या होती है? बढ़िया, बेहतर, ये आपको याद हो, लाइन x बराबर 0 होती है y एक्सिस, 10th में याद है हमको, उसमें
वो सेकंड थर्ड चैप्टर था, उसमें इक्वेशंस ऑफ एक्सेस दी थी। और ऐसे ही ध्यान देखना, लाइन y बराबर 0 किसकी इक्वेशन होती है, ये x एक्सिस की है, इसीलिए मैंने कहा था ये ध्यान रखिएगा। तभी आप पास क्वेश्चन ऐसे ही सिलेक्ट किए गए हैं जिनसे आप छोटी छोटी बातें सीख जाएं, और मैंने कहा आप इनको बिल्कुल याद ही रखेंगे परमानेंट। हो गया आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखो, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। आप तो क्या कह रहा है, 1 न्यूटन और F2 न्यूटन। 1 न्यूटन कहाँ काम कर रहा है, 1 न्यूटन काम कर रहा है वाई एक्सेस पे, और 2 न्यूटन कहाँ काम कर रहा है, 2 न्यूटन काम कर रहा है एक्स एक्सेस पे, यानी 2x एक्सेस पे काम कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, 2i कैप, यही तो कह रहा है। 2 कहाँ काम कर रहा है, y बराबर 0 पे काम कर रहा है, यानी 2 कहाँ पे काम कर रहा है, x एक्सिस के अकॉर्डिंग। और 1 न्यूटन कहाँ काम कर रहा है, 1 न्यूटन काम कर रहा है y एक्सिस पर, और y एक्सिस को आप कैसे डिनोट करते हो, 1 लिखा नहीं जाता। हो गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, ऐसा लिख देता हूँ, 2 न्यूटन अलोंग x एक्सिस, यही होगा इसका सॉल्यूशन। और प्लस 1 न्यूटन कहाँ काम कर रहा है, अलोंग y एक्सिस। आप कहेंगे मुझे कैसे पता चला, तो मैं बता देता हूँ। इसमें आपने लिखा है y बराबर 0, और इसमें आपने लिखा हुआ है, समझ में आ गई मेरी बात। तो अलोंग द x एक्सिस को आप क्या लिखेंगे, और अलोंग द z, आपके लिए मैं उसको 1j लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कर दें भाई, इतना सॉल्यूशन है, एक लाइन का सॉल्यूशन है, वैसे तो सॉल्यूशन है भी नहीं उसमें कुछ, वो तो मनोरंजन के लिए सॉल्यूशन कर लिया है, ताकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लैंग्वेज दी हो तो आप ये पकड़ सकें इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ। तो डायरेक्शन पकड़ने समझ में आ जाएंगे, एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, तो आई से लिखूं या जे से लिखूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और एक छोटा क्वेश्चन ट्राई करें, कर दिया सभी ने। नेक्स्ट एक ज़रा देखें, लेट ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, ज़रा इसकी वैल्यू निकाल के देखो। देखो फुर्ती से, ये तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन। ए बराबर आपको दिया है 2i प्लस जे, बी बराबर दिया है 3j माइनस के, सी बराबर दिया है 6i माइनस 2k कैप। डायरेक्ट क्या कह रहे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, मतलब कैसा डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, नहीं समझ में आया मैं। तो मतलब इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। हाँ, तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, और क्या उसमें, और क्या करोगे, सीधा सीधा करना है। a माइनस 2b प्लस 3c, ए की जगह ए आ जाएगा, 2b की जगह 2b समझ में आ रहा होगा, डबल ऑफ द b आ जाएगा, डबल ऑफ द b मतलब 6 या समथिंग, ऐसे c। ये तो काम 10th में ही कर चुके हो, 10th में नहीं करते, कौन सा मेथड था वो, क्या नाम था उसका, एलिमिनेशन। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, बस वही करना है। तो इसलिए दे दिया है कि एक बार आप लिखने की प्रैक्टिस में आ जाए, जिन्होंने पिछले साल नहीं लिखा, बस और कुछ नहीं। आ गया, नहीं आया क्या, हाँ क्या ना, कितना आया, बी वाला, यानी कि कौन सा वाला, 20i माइनस 5j प्लस 4k। और भी किसी का यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है सबका, ठीक। शिवम सिंह आ गया, नहीं आया है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देख लेते हैं। सही तुम कह रहे थे, लिखने का तरीका तो है ही,
बाकी इतना छोटा सवाल है, इसमें लिखने कहाँ बैठेंगे यार। क्या करना था आपने को, a माइनस 2b प्लस 3c। तो आओ i चेक कर लेते हैं। a ये हुआ 2, इससे i मिलेगा नहीं, इससे मिलेगा। और 3c तो 3 6 जा 18। वो बच्चों वाला तो नहीं लिखूं, कौन सा, ऐसा लिख दूं या फिर a बराबर कितना था, हाँ नहीं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, a बराबर 2i प्लस j और कितने थे 2b, और हाँ चलो माइनस 2b कर देते हैं। माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना जरा, माइनस से सॉरी जे मुझे आई लग रहा था। ये आपका हो जाएगा माइनस 6j और माइनस माइनस प्लस हो गए 2k, और इस बात क्या था आपका 3c इज इक्वल्स टू निकालोगे तो 18i कैप माइनस 3 2 जा 6j कैप, थ्री सी और सी का है माइनस। ऐसे ही निकाला होगा मुझे लग रहा है, कुछ और किया था, समथिंग ऐसे ही किया होगा। ठीक है, जोड़ने घटाने का क्रम हर आदमी का अपना अपना होता है। चलो 20i तो मुझे दिख ही रहा है, 20i वाला ऑप्शन होगा, और 20i के दो हो रहे हैं, तो चलो इसको देख लो। तो फिर माइनस 5j वाला होगा, माइनस ओके माइनस 5j वाला यही है, फिर क्या है, ठीक है। क्या है, मिल गया, हाँ है ना। जरा इसको देख लें आप। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एक्सेस, कैलकुलेट इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। 20 न्यूटन का फोर्स है आपका, ओरल क्वेश्चन है वैसे तो, सही बताऊं कितना फोर्स आपको दे रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स है, कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पर, यानी एफ दिया हुआ है और थीटा दिए, आपसे कह रहा है एक्स एंड वाई कंपोनेंट बताएं। और इन सारे क्वेश्चंस का टारगेट एक ही है, कोई वेक्टर अलजेब्रा नहीं, आपको ये बताना है भैया फॉर्मूले याद हो, क्या एफ एक्स और एफ वाई फॉर्मूले याद हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट के। जरा देखो कितने कितने थे, बोले साक्षी, एक्स और वाई कंपोनेंट के फॉर्मूले कितने कितने हैं? याद है नहीं है? नहीं है ना, तो मैं गलती बता देता हूँ आपको, आपने ध्यान नहीं दिया होगा मैंने क्या कहा था। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात पे ध्यान देते हैं। मैंने आपसे कहा था देखें एक्स और वाई कंपोनेंट कितने हैं, मैंने बताने को नहीं कहा था, देखें। और बेटा जब तक देखोगे नहीं, खुद ही अलर्ट नहीं हो, तो हम कहाँ तक बताएंगे। मैंने पहले ही कहा ये पढ़ने का काम नहीं है, ये तो मान के चलें पिछले साल हम अपनी तरफ से तो हम कहा जाएगा तो हम पढ़ा ही चुके हैं, बहुत सारे पढ़ के ही बैठे होंगे, तो इसलिए अलर्ट रहिए। देखें एक्स और वाई कंपोनेंट के फॉर्मूले बताएं फुर्ती से देख के, और मैं हमेशा ये कहता हूँ देख के बताओ, बढ़िया। यानी इसका मतलब हो जाएगा अब आर कॉस थीटा बजाय हम कर लेंगे, और ये आप कर लेंगे, क्योंकि ये भैया ध्यान रखना ऐसे सारे लोग जो 11th में पढ़े हुए नहीं हैं, अपना पिकअप सेल्फ फुर्ती से पलटिएगा, देखिएगा, अलर्ट रहिएगा, नहीं तो बाकी लोग निकल जाएंगे आगे, वो बता देंगे तो हम तो उनके साथ निकल जाते हैं ना। टीचर के पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि जो बोल रहा है उसको हम सुनते हैं, और एक मज़ेदार बात है जो नहीं बोल रहा है वो बोल रहा होता है उसको कैसे सुनेंगे, या तो उसे बोलना पड़ेगा मुझे नहीं आ रहा। मिल गए दोनों फॉर्मूले, हाँ ना बताएं, मिल गए तो बताएं एफ कितना है आपके लिए 20, और साथ में कितना हो जाएगा cos 30, और अगली बार हो जाएगा 20 sin 30। देख लें, निकाल लें दोनों की वैल्यू। बढ़िया। और ये अब आपने पहली बार अच्छा काम किया है कि वैल्यू के बाद आपने बोला है जो भी वैल्यू है न्यूटन, इसलिए कहा बेटा ये रिफ्रेशिंग कोर्स इसीलिए है 2-3 टर्न का, कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं बस वो एक बार फुर्ती से भरपाई कर दें, फिर तो हम चलेंगे ही। इसलिए मैंने कहा ये अच्छी चीज़ थी, अपनी बार आपने आंसर के बाद न्यूटन बोला है। कोई दिक्कत हो तो बताएं, चलते जाएं, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम अगले।
कर दिया, हाँ ना बताओ। यस सर। चलो कितने कितने आ गए दोनों वैल्यू, साक्षी बताएं। क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा ऐसा बताओ। आंसर क्यों नहीं आ रहा? अब मेरा तो आ गया, आंसर ही लिखा है। तो cos 30 वैल्यू याद है? नहीं। sin 30 की बेटा आपने बायोलॉजी ली थी, किसी ने ज़बरदस्ती दिलवाई थी? ली थी, काहे के लिए ले ली? बुरा नहीं माना, सीधा पूछता हूँ। साइंस में अगर आपने लिए और साइंस में उतरे हो और आपको sin 30 और cos 30 की वैल्यू नहीं मालूम, बेटा फिजिक्स में तो आप सिंगल डे नहीं टिकेंगे, सिंगल डे नहीं टिकेंगे, आपका एक भी आंसर नहीं आएगा। और नहीं माने तो जो 11th पढ़े बैठे हैं उनसे पूछ लो। पीछे दोनों जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ चुकी हैं 11th, ये पढ़ चुके हैं, इनसे पूछ लो। दो चार तीनों लड़कियों से आप किसी पूछ सकते हो। अगर आपको sin 30, tan 45, tan 30 नहीं आते, किसी को लगता है वो फिजिक्स में एक सिंगल डे टिकेगा? तो बेटा न्यूमेरिकल अगर हम 40 कराएंगे, 40 में से आपका मुश्किल से एक आध का आंसर आ जाए तो आ जाए, बाकी तो सब लटक जाएंगे जाके। सही है? नहीं आती हैं घर जाके हम बताएं, टेबल उठा के बेटा वैल्यू याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम तो हमेशा यहीं छोड़ जाएंगे। कोई अब मुझसे ये एस्पेक्ट थोड़ी करेगा मैं sin 30 1/2 करके 10 रखूँगा। ज़्यादा होगा तो मैं तो बाद में सीधा 10 बता भी दूंगा, वो भी ओवरऑल बताया था उसका 10 आएगा उसका, और उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है। उसको मैं भैया 10√3 नहीं बताता, अक्सर आप चेक करोगे तो मैं उसको बताता हूँ 17.32। सही बोल रहा हूँ ना? और 17.32 मैं क्यों बता रहा होता हूँ? क्योंकि cos 3 10√3 आ रहा है, तो √3 की वैल्यू 1.732 मालूम हो। तो ऐसे सारे लोग हम बताते हैं जिन्होंने साइंस, मैथ्स या बायो, जिन्हें दिलवाई ना गई हो, जिन्होंने खुद ली हो हाँ, और अगर कहीं पापाओं ने दिलवाई हो तो किताब 10th की पापा को पकड़ा देना, बोले रटो वैल्यू, कल बताना तुमने दिलवाई है, तुम भी तो देखो कितना आनंद आता है पढ़ने में। तो इसलिए हाँ, पापा ने, मैं तो दिलवा दी, हमने कहा पढ़ो, तुम भी देखो, मजे लो, तुम कहाँ रह जाओ। हाँ, अपने मन से लिए तो फिर खुद करो, कोई दिक्कत नहीं। चले आज का आखिरी सवाल, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर एज इट्स y कंपोनेंट 5√2 मीटर पर सेकेंड। आखिरी सवाल बजाय वेलोसिटी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड की और y कंपोनेंट है 5√2 मीटर पर सेकेंड। इसके x और कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन करना है तो फिर बता देता हूँ, बहुत ध्यान से बेटा सवाल को तसल्ली से पढ़िएगा। क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कहाँ से लिख दूँ? वी से ही लिख लो यार, वी से ही लिखते हैं हमेशा, उसमें ऐसा क्या सोचना। हाँ, वेलोसिटी डब्ल्यू से थोड़ा ना लिखेंगे और क्या कह रहा है? वाई कंपोनेंट। ये बताओ वाई कंपोनेंट कहाँ से लिखूंगा? दिख रहा है, इसलिए बाकायदा बॉक्स बनाता जा रहा हूँ। क्या कैलकुलेट करा रहा है? वो कैलकुलेट कराना चाहता है आपसे एक्स कंपोनेंट में। इधर दोबारा लिख देता हूँ ताकि इधर दिखे, यानी पूरा सवाल में आपका वी। और चलो थोड़ी देर के लिए अपन वापस 10th क्लास में चलते हैं। आप ऐसे लिखते थे ना, चलो एक बार लिख ही देता हूँ, आखिरी सवाल है, थोड़ा मज़े ले लें, है ना, वो भी ज़रूरी है आखिरकार। ये नहीं लिखो तब तक फील नहीं आता ना, गिवन, तो फील भी ज़रूरी है तो क्या लिखोगे? गिवन वी बराबर आप कितना बताएंगे? 10 मीटर पर सेकेंड। और वी वाई आपको कितना गिवन है? और मेरा अगला सवाल, क्या आप वी वाई का फॉर्मूला बताएंगे? वी वाई इज इक्वल्स टू कितना होता है? हाँ, आर साइन थीटा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन में आएगा क्योंकि ये ध्यान है वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, और इसलिए लगा है फॉर्मूले याद हो अब तो बिल्कुल। तो अगर आप वी वाई बराबर इतना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है और अगला सवाल, वी आपको दिया था, कितना दिया था? 10।
और इसलिए कहा था बेटा, अब साइन कॉस की वैल्यू नहीं याद है फिर तो तुम बैठे ही रह जाओगे। अब साइन थीटा बराबर कुछ तो भी आएगा, कितना आएगा, क्योंकि सीधी बात है, अम्मी वही कर देंगे ना। सही है भैया, तो बेटा ऐसा लिखना ही पड़ेगा, अब इसमें थोड़ी कहोगे पूरा एकदम सर सॉल्व करके उसका तेल निकाल के पकड़ाओ। चले जाए, अगर आपका थीटा भी निकल आया तो फिर लास्ट काम, एक्स कंपोनेंट जानना चाह रहा है, एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला बताएं। वी कॉस थीटा, बढ़िया, कितना हो जाएगा 10, और कॉस थीटा, थीटा आप निकाल चुके हैं, फिर आपकी हो जाएगी 1/√2, यानी ध्यान जा रहा है, ये भी आपको मिलेगा सही है। जैसे साइन कॉस 10 भैया, ये वैल्यू तो इंस्टेंट याद हो, पहली शर्त। एक आध कई बार भूल जाओ बात अलग है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना कई बार, √3/2 था, 1/2 था, एक आध कन्फ्यूजन एक आध जगह ठीक है, लेकिन बाकी याद हो, नहीं तो फिर तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, इसके आगे निकाल ही नहीं पाओगे, हर बार बैठ जाओगे, कितने सवालों में बैठोगे। ठीक है, क्या अब इस टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, एक्स वाई कंपोनेंट समझ में आते हैं, बढ़िया। अब अपने पास इसमें सिर्फ एक चीज़ बकाया रह जाती है, और कौन सी बकाया रह जाती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट।